आखिर चोपड़ा एंड सन्स कंपनी से लेखा को मार्केटिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल आ गया। लेखा बहुत खुश है और चाहते हुए अपनी मम्मी को बताया जो उसे चाहिए था। जिस दिन का उसे इंतजार था वो दिन आ गया। कल उसे इंटरव्यू के लिए जाना है, उसके लिए थोड़ी सी तैयारी भी करनी है। जूही को खुशी तो हुई, परंतु मन ही मन चिंता सी भी उसे सताने लगी। न जाने वहां जाकर कौन सा बखेड़ा खड़ा करे लेखा। लेखा को समझाना होगा कि ऑफिस का डेको डेकोरम मेंटेन करना, ओनर से किस तरह बात की जाए उस बात का ध्यान रखे। मम्मा को बिल्कुल खामोश देखकर लेखा ने उन्हें झकझोरते हुए कहा, क्या बात है मम्मा, आप खुश नहीं हो? मेरी बातों का कोई जवाब न दिया, न ही खुशी जताई। हाँ बेटा, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश हो तो फिर ये उदासी क्यों है? मन ही मन कुछ सोच रही हो क्या? क्या हुआ बताओ? मैं सोच रही हूँ बेटा, ऑफिस डेकोरम मेंटेन करना। तुम वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो। कंपनी के ओनर आदित्य चोपड़ा से किसी तरह की कोई मिसबिहेव मत करना। अपने गुस्से पर काबू रखना। जो भी तुम्हें कहना है धीरे धीरे उन्हें अकेले में कहना। सबके सामने कोई बात कहकर उनको इंसल्ट मत करना। जूही ने धीरे धीरे लेखा को समझाया। मम्मा, आप भी ना अभी मुझे छोटी ही बच्ची समझती हो। मुझे पता है मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। मुझे अच्छे से इंटरव्यू देना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आज मैं मिस्टर आदित्य चोपड़ा से कुछ नहीं कहने वाली। एक बार मेरी जॉब लग जाए, मैं वहाँ पर सेट हो जाऊँ, फिर धीरे धीरे बात निकालूंगी। ऑफिस डेकोरम, मुझे पता है मैं ऑफिस नहीं गई तो क्या, इंटरव्यू के लिए तैयार हुई तो सब कुछ पढ़कर ही जा रही हूँ। मम्मा आप चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। लेखा ने अपनी मॉम को समझाया। ठीक है बेटा, कल कितने बजे निकलना है? मैं तुम्हें कार से छोड़ दूंगी, फिर ऑफिस चली जाऊंगी। मुझे सुबह 8 बजे निकलना है क्योंकि 9:30 बजे से इंटरव्यू है। मैं समय से पहुंचना चाहती हूँ। यहाँ जाने से कितना समय लगेगा? लगभग 45 मिनट। ऑफिस टाइम और दिल्ली का ट्रैफिक, बहुत दूर तो नहीं है ऑफिस, लेकिन ऑफिस टाइम में समय लग जाता है, इसीलिए हाथ में समय लेकर ही निकलना है। 8 बजे निकलना सही रहेगा। तुम तैयार रहना, मैं कल सुबह तुम्हें जल्दी उठाकर जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊंगी। तुम्हें क्या ब्रेकफास्ट करके जाना है? अंजलि को बता देते, अंजलि तैयार रखेगी। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके जाना ठीक रहेगा। हाँ मम्मा, अंजलि आंटी को बोलना सुबह मैं एक वेजिटेबल सैंडविच खाकर जाऊंगी और साथ में 1 कप चाय, ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। ठीक है, अंजलि को बता देते हैं वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए तैयारी करके रखे। मैं भी सैंडविच खाकर चली जाऊंगी, साथ में 1 कप कॉफ़ी। चलो अब बहुत देर हो गई, सोने का टाइम हो रहा है, सो जाओ जल्दी, नहीं तो सुबह नहीं उठ पाओगी। आप सो जाओ मम्मा, मैं अभी थोड़ी देर और पढ़ूंगी, उसके बाद सोऊंगी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। जूही अपने कमरे की ओर चली गई। जूही के जाने के बाद लेखा अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग गई। अभी वो पढ़ने में व्यस्त थी कि मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। उसने मोबाइल उठाकर देखा, सूर्यांश का कॉल है। हेलो सूर्यांश, इतनी रात को फोन लगा रहे हो? कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना, इसीलिए सोचा तुम्हें विश कर दूं। सुबह तुम्हें जल्दी निकलना होगा, इसीलिए सुबह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सोचा रात को ही विश कर दूं। इतनी रात तक तुम जाग रहे हो? तुम्हारा तो इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू तो मेरा है, हंसते हुए लेखा ने कहा। लेखा की बात सुनकर सूर्यांश भी हंस पड़ा। इंटरव्यू तुम्हारा है मगर टेंशन मुझे हो रही है। तैयारी हो रही है ना तुम्हारी? अच्छे से देना इंटरव्यू। हर हाल में ये जॉब चाहिए, तभी तो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी होगी। कम ऑन सूर्यांश, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तुम सो जाओ। थोड़ी देर बाद मुझे भी सोने के लिए जाना है। सुबह फिर जल्दी उठना पड़ेगा। थोड़ा सा रह गया, उसे खत्म करके मैं सोऊंगी। तुम बीच में बात करते रहोगे तो और देर हो जाएगी। ओके, मैं जा रहा हूँ सोने। तुम्हें ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू के बाद मुझे जरूर कॉल करना, बेसब्री से इंतजार करूंगा। ओके, गुड नाइट, रखती हूँ। गुड नाइट एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के सिलेक्शन कमेटी ने सभी कैंडिडेट्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आदित्य चोपड़ा को सेंड कर दिया। आखिरी सिलेक्शन आदित्य चोपड़ा को करना है। किस कैंडिडेट के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं, ये डिसीजन आदित्य चोपड़ा को ही फाइनल लेना है। जो कैंडिडेट कंपनी के हिसाब से एलिजिबल है उसे ओके किया और जो पूरी तरह एलिजिबल नहीं है उसे हटा दिया गया। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी ढूंढते ढूंढते अचानक लेखा ओबरॉय का नाम उसकी आंखों के सामने आ गया। थोड़ी देर के लिए तो कीबोर्ड पर उसके हाथ एकदम से रुक गए। फिर उसने फादर्स नेम की जगह खाली देखी, मदर्स नेम की जगह जूही ओबरॉय। देखकर उसका विश्वास बिल्कुल पक्का हो गया कि लेखा ओबरॉय जूही ओबरॉय और उसकी खुद की बेटी है। आदित्य के चेहरे पर खुशी की रौनक छा गई, आंखें चमक उठी, मन में सोचने लगा,
इसका मतलब आज मेरी बेटी से मुलाकात होगी, उसे मैं आज देख पाऊंगा अच्छे से। मेरी बेटी कैसी है, जूही जैसी है या मेरी जैसी? सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने के पश्चात सबसे आखिर में लेखा को बुलाया ताकि थोड़ा समय लेकर उससे बातचीत की जा सके। लेखा का इंटरव्यू लेते समय उसने केवल अकेले इंटरव्यू लेने का सोचा, इसीलिए इस समय कमरे में कोई और नहीं था। लेखा बेसब्री से अपने नाम आने का इंतजार कर रही थी। उसे बहुत एंजाइटी फीलिंग हो रही थी। लेखा सोच की दुनिया में मग्न थी। अगर अचानक उसका नाम किसी ने पुकारा, मिस लेखा ओब्रॉय कौन है? सर ने उनको अंदर बुलाया। लेखा के कानों में आवाज पड़ते वो उठकर खड़ी हो गई। मैं लेखा ओब्रॉय हूँ, आप अंदर आ जाइए प्लीज, आपको बुलाया। सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर ने आदित्य ओब्रॉय के केबिन से निकलकर कहा। लेखा को थोड़ी घबराहट तो थी, मगर खुद को संभालते हुए केबिन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई और धीरे से दरवाजा खोलकर कहा, मैं आई कम इन सर? आदित्य लेखा का प्रोफाइल देखने में व्यस्त था, इसीलिए दरवाजा खोलने की आवाज तो नहीं सुनी, मगर जैसे ही लेखा के शब्दों कानों में पड़े तो नजर उठाकर देखा। सामने जो लड़की खड़ी थी उसे देखकर स्तंभित रह गया। आईने के सामने खड़ा होने पर जैसी अपनी छवि दिखती है, सामने खड़ी लड़की भी वैसी ही आईने की छवि लग रही है। मेरी बेटी इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत है, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत इंटेलिजेंट भी है। क्यों ना हो, जूही और मेरी बेटी है, इंटेलिजेंट तो होनी ही चाहिए। वैसे भी जूही की देखरेख में बड़ी हुई तो जूही ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे। देखता हूँ बात करके बातें के करने में कैसी। आज मेरी आंखों को सुकून मिल गया। न जाने कब से ये आंखें तरस रही है अपनी बेटी की एक झलक पाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे देखता ही रहूं, जी भरकर देखूं, इतने दिनों की प्यास मुझ जाए। लेखा दरवाजे पर खड़ी होकर परमिशन का इंतजार कर रही थी, मगर आदित्य की आंखें उस पर अटक गई। वो निशब्द हो गया। लेखा ने भी आदित्य चोपड़ा को देखा तो उसे लगने लगा जैसे जाना पहचाना सा चेहरा है, कहीं देखा है। फिर उसे ध्यान आया अपना चेहरा। वो मन ही मन सोचने लगी, आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो 80% मैं ऐसे ही दिखती हूँ। इसका मतलब सामने जो व्यक्ति खड़ा वही आदित्य चोपड़ा है। आदित्य चोपड़ा को खामोश देखकर लेखा ने दोबारा पूछा, मैं आई कम इन सर? अब की बार आवाज सुनकर आदित्य चोपड़ा जिसे नींद से जाग उठा। यस यस कम इन एंड सिट डाउन। थैंक यू सर, कहकर लेखा जाकर आदित्य के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी। हल्के से पसीने की बूंदें माथे पर चमकने लगी, जिसे आदित्य चोपड़ा ने देख लिया। उसने बहुत ही पोलाइटली कहा, घबराओ मत, पानी पियोगी? नो थैंक्स, आई एम ओके सर, आदित्य चोपड़ा ने हंसकर कहा। माथे पर पसीने की बूंदें बता रही है कि आप घबरा रही हैं। पानी का ग्लास लेखा की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, लो पानी पी लो, इतनी देर बाहर बैठे बैठे प्यास लगी होगी। लेखा ने एक नजर आदित्य की ओर देखा। उसे आदित्य की आंखें भी अपनी आंखों जैसी लग रही है। पानी का ग्लास लेते हुए उसने कहा, थैंक यू सर, इट्स ओके माय चाइल्ड। पानी पिलाना तो अच्छी बात है, उसके लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। आप पानी पी लो, फिर तैयार हो जाओ इंटरव्यू देने के लिए। जी सर। लेखा ने पानी पिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। अब आप रिलैक्स होना। यस सर, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, काफ़ी अच्छा है। स्कूल लाइफ से ही आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया है। आपको तो बाहर से एमबीए करना चाहिए था, आई मीन यूरोप या अमेरिका से। फिर इंडिया से क्यों किया? मेरी मम्मा नहीं चाहती थी इसीलिए। आपके फादर भी नहीं चाहते थे क्या? ये प्रश्न जानबूझकर आदित्य चोपड़ा ने पूछा ताकि लेखा के रिएक्शन को जान सके। मेरे फादर तो कोई है ही नहीं, अगर कोई होगा तो भी वो बहुत बुरा इंसान होगा। मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने फादर को कभी नहीं देखा। मम्मा कहती है जिंदा है, फिर भी कभी मुझसे मिलने नहीं आए, है ना, बहुत बुरे इंसान। जानबूझकर लेखा ने आदित्य के प्रश्न का उत्तर नहले पर धैला मार दिया और उसके चेहरे पर आए भाव को पढ़ने लगी। लेखा का उत्तर सुनकर आदित्य थोड़ा देर के लिए सकपका गया, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा इंसान तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अपनी बेटी से मिलने कभी नहीं आया, रियली बहुत बुरा इंसान है। आपने अपने फादर की फोटो भी नहीं देखी कभी? आप उनको देखोगे तो पहचान पाओगे क्या? नहीं देखी फोटो, मम्मा उनसे नफरत करती है इसीलिए कोई फोटो भी नहीं रखी, ना ही मुझे कभी नाम बताया। जानबूझकर लेखा ने झूठ कहा। अच्छा, तो आप अपने फादर का नाम भी नहीं जानती है क्या? आपकी मदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने फादर का नाम तो बता ही देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बहुत बुरा इंसान है, इसीलिए मेरी मम्मा उनसे मिलने देना नहीं चाहती थी। तब तो रियली आपकी मदर ने आप पर बहुत जुल्म किया है। आपकी मदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरी मदर को जानते हैं क्या? नहीं जानता।
आपकी बात सुनकर बोल रहा हूँ, बिना जाने किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने आप जैसे पढ़े लिखे और इज्जतदार इंसान से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मुझे तो लगता है मेरी माँ ने जो भी किया सही किया, क्योंकि जो भी मेरे पिता है वो एक धोखेबाज इंसान है। मेरी माँ को धोखा दिया है, इसीलिए माँ उनसे बहुत नफरत करती है। शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में थी, तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसी समय लड़के ने माँ को धोखा दिया था। बहुत नफरत है मुझे उस इंसान से। कभी सामने मिल जाए तो न जाने मैं क्या करूं। लेखा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आदित्य ने ये अच्छी तरह देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को कैसा सामने करे। उसे पता है कि यही मेरी लड़की है, परंतु सामने वाली लड़की को उसके फादर के बारे में कुछ पता नहीं है। इसी आशा में बैठा था। अच्छा, आप चाय पीती हैं क्या? बहुत बातें हो गई, 2 कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के सवाल करते हैं। अपनी घबराहट थोड़ी सी कम करने के लिए आदित्य चोपड़ा ने एक बहाना ढूंढ लिया। आप जैसा चाहते हैं, लेखा ने छोटा सा जवाब दिया। आदित्य चोपड़ा ने टेबल पर रखी कॉल बेल बजा दी। दौड़कर एक सर्वेंट आया, सलाम ठोकते हुए बोला, जी साहब, माधव 2 कप चाय लेकर आना। जी साहब कहकर माधव चाय लेने चला गया। आदित्य और लेखा दोनों थोड़ी देर चुप बैठकर चाय का इंतजार करने लगे, परंतु दोनों के मन में खलबली मची हुई थी। आदित्य लेखा से अपने पिता के बारे में क्या ख्याल रखती है सब जानना चाहता है कि दोनों ने अपनी जिंदगी का सफर कैसे तय किया, कैसी कैसी तकलीफें आई उनके रास्ते में, समाज ने किस तरह उनको दुख दिया, आदि आदि। और लेखा ने मन ही मन यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि आदित्य पर प्रश्नों का बौछार करेगी कि क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, क्यों मेरी मम्मा को धोखा दिया, एक बेटी को तूफानों के बीच छोड़कर खुद किनारा पार लिया। लेखा ने सोच लिया कि सारे प्रश्न तो करेगी, मगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, ताकि आदित्य चोपड़ा को समझ में ही नहीं आए कि सामने उसकी बेटी बैठी है। लेखा के मन में आज पक्का इरादा है और इस इरादे से उसे कोई नहीं डिगा सकता। चाय आ गई। आदित्य ने चाय की कप लेखा की ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, आप परेशान हो रही थी, खाली बैठ कर लो, चाय पी लो, चाय पीते पीते ही बात कर लेते हैं। लेखा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से न देकर चाय की कप ले ली और चाय पीने लगी और अगले सवाल का इंतजार करने लगी। आदित्य ने भी व्यक्तिगत बातों से हटकर बिजनेस से संबंधित कुछ बातें करने का मन बना लिया, इसीलिए उसने अगला सवाल किया, दोनों पोस्ट में से कौन सा पोस्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर? आप मुझे जिस पोस्ट के लायक समझते हैं मैं उसी पोस्ट पर काम कर लूँगी। मेरी खुद की कोई चॉइस नहीं है। आपकी कंपनी आप जैसा कहेंगे वैसा ही करने की कोशिश करूँगी। बिना मुस्कुराए सपाट सा जवाब दिया लेखा ने। लेखा का सपाट सा जवाब सुनकर आदित्य समझ गया कि लेखा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ, इसीलिए गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने बड़े प्यार से फिर पूछा, एमबीए करते समय किस विषय पर आपका ज़्यादा फोकस था और आप पसंद करती थी? वैसे तो सारे सब्जेक्ट में वह अच्छे से पढ़ती थी, परंतु मुझे फाइनेंस ज़्यादा पसंद आता था। ठीक है, फिर आपको कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखेंगे और आप फाइनेंस को संभालेंगी। पर आपने जो वैकेंसी निकाली है वो तो अलग ही है। उससे क्या होता है, कंपनी मेरी है, मैं आपको किसी भी पोस्ट पर रख सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है। ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इस बार भी लेखा ने सपाट सा जवाब दिया। आदित्य फिर परेशान होने लगा, सोचने लगा, इस लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट कैसे लाऊं, क्या बातें करूं इससे दिमाग पर छाई हुई क्रोध की अग्नि शांत हो जाए। मान लो अगर कंपनी आपको फाइनेंस विषय पर एमबीए करने के लिए अमेरिका भेज देती है, तो आप जाने के लिए तैयार हो गया? मुस्कुराकर आदित्य लेखा की ओर देखकर जवाब का इंतजार कर रहा था। इस बार आदित्य की बात सुनकर लेखा को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सचमुच मैं अमेरिका जा सकती हूँ क्या? कंपनी भेजेगी क्या? मुझे यह मजाक कर रहे हैं? मेरी मम्मा मुझे जाने की परमिशन देगी क्या? एक बार अमेरिका जाने को मिल जाए तो कौन नहीं जाना चाहेगा। मम्मा को समझा लूंगी, अब मैं पहले की तरह बच्ची नहीं हूँ। क्या हुआ लेखा, आपने जवाब नहीं दिया? लेखा को चुप देखकर आदित्य ने दोबारा पूछा, पता नहीं मम्मा परमिशन देगी कि नहीं, अकेली रहने में घबराती है, मुझे भी कहीं अकेले जाने नहीं देना चाहती। सभी परेशानी देखकर ऐसा लगता है जो भी मेरे पापा है वो इंसान मिल जाते तो पता नहीं मैं क्या करती। लेखा के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा दोनों स्पष्ट झलक रहा था। मिल जाती तो क्या करती आप? बात अधूरी क्यों छोड़ दी? पता नहीं क्या करती, मन तो बहुत कुछ करता है, परंतु मन के हिसाब से चल तो नहीं सकती। आप एक बार मान लीजिए कि अगर आपकी कुर्सी पर मेरे फादर बैठे होते तो क्या कर सकती हूँ? फादर की कंपनी में ही नौकरी करने आ गई। नौकरी चाहिए मुझे तो फादर की बात माननी ही पड़ेगी। एक मजबूर लड़की चाहकर भी तो कुछ नहीं कर सकती। अब की बार लेखा की बात सुनकर आदित्य सकपका गया।
हल्की हल्की पसीने की बूंदें माथे पर दिखने लगी। रुमाल निकालकर पसीना पोंछते हुए उसने कहा, सचमुच आप अपने फादर को नहीं जानती क्या? आदित्य को थोड़ा शक होने लगा कि लेखा अपने फादर को जानती है। आपके माथे पर पसीने की बूंदें क्यों दिखने लगी? आप परेशान से लग रहे हैं। मैंने तो बस एग्जाम्पल दिया, आप मेरी बात सच मान ली क्या? एक हल्की सी मुस्कान आ गई लेखा के होठों पर। खुद को नॉर्मल करते हुए आदित्य ने फिर पूछा, क्या सवाल करेंगी आप अपने फादर से? अगर कभी मिल गए तो। बहुत सारे सवाल है, परंतु आप क्यों पूछ रहे हैं? आप क्यों जानना चाहते हैं मेरे फादर में आपको क्यों दिलचस्पी है? एक साथ कई सवाल कर दिए लेखा ने। लेखा के तीखे सवाल सुनकर फिर आदित्य थोड़ा सा असहज हो गया। मन ही मन सोचने लगा, जूही ने बेटी को अच्छी शिक्षा दी है, काफी होशियार है और बात करने में भी काफी तेज है। तेज तर्रार स्वभाव है। तेज तर्रार होना स्वाभाविक है क्योंकि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे अपने फादर के लिए इसके मन में गुस्सा होना, नफरत होना स्वाभाविक ही है। इसके मन में तो कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे मेरी माँ के साथ उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी माँ को इस तरह मझधार में छोड़ दिया? माँ ने मुझे क्यों जन्म दिया? न जाने और क्या क्या। पहले मुझे ये जानना आवश्यक है कि उसके मन में कौन से सवाल उठ रहे हैं और जो अपने फादर से वो पूछना चाहते हैं। पहले मुझे इसे जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही मैं अपना परिचय दे सकता हूँ, वरना बात किसी बुरे नतीजे पर पहुंचे, ये मैं नहीं चाहता। आदित्य को चुप देखकर लेखा ने दोबारा सवाल किया, मेरी बातों का आपने जवाब नहीं दिया। सर बताइए, आपको मेरे फादर में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम बहुत टैलेंटेड हो, इतनी अच्छी हो, देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी होगी और जरूर तुम्हारे फादर भी कोई अच्छे इंसान ही होंगे। फादर अच्छे इंसान है? बात सुनकर लेखा का चेहरा फिर अजीब सा होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने कड़वी घूंटी पिला दी। उसे बात हजम नहीं हुई, इसीलिए तुरंत बोल पड़ी, फादर अच्छे इंसान? माय फुट, सॉरी सर, मुझे इस तरह का सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए था। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, आपके सामने सम्मान से पेश आना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मेरी माँ के बारे में आपने जो भी बताया वो सच है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। कभी मौका मिले तो माँ को लेकर ऑफिस आऊंगी, आपसे मिलवाऊंगी। देखती हूँ वक्त कब वो मौका देता है। लेखा की बात आदित्य को फिर रहस्य में लगी। वक्त कब मौका देता है, माँ को मिलवाऊंगी, इस तरह की बातें करने का क्या अर्थ है? क्या सचमुच वो अपने फादर को जानती है? ठीक है, जो भी है देखा जाएगा, परंतु इसके मन में सवाल क्या चल रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है इसे समझने के लिए। इंटरव्यू से हटकर मैं कुछ व्यक्तिगत बातें पूछ रहा हूँ, इसीलिए अदरवाइज मत लेना। अगर आपके फादर आपके सामने बैठे होते, आप क्या क्या सवाल पूछती उनसे? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके फादर आपके सामने बैठे हैं। आदित्य के मन में लेखा के मन की बातें जानने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी। आदित्य की बात सुनकर लेखा फिर सोचने लगी, क्यों मेरे मन की बात जानना चाहते हैं मिस्टर आदित्य चोपड़ा? क्या इन्हें समझ में आ गया कि मुझे अपने फादर के बारे में सब कुछ पता है? पता होगा तो भी मैं अभी कुछ जाहिर नहीं करूंगी। पहले ऑफिस में नौकरी करूंगी, उसके बाद धीरे धीरे सारी बातें सामने आएगी, अच्छे से समझाऊंगी सब कुछ। अभी जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करना है मुझे, इसीलिए जो भी पूछ रहे हैं उन सवालों का जवाब भी देना है शांति से। अगर मेरे फादर मुझे मिल जाएंगे तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा, प्यार का झांसा देकर एक लड़की को धोखा क्यों दिया? लेखा के सवाल का आदित्य के पास कोई जवाब नहीं है, फिर भी जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। वो कुछ देर चुप रहा और सोचता रहा, अब मैं इस लड़की को क्या बताऊं? थोड़ी देर के लिए फादर बनकर मैं फंस गया। अगर सच बता दिया तो फिर पूछेगी, आपको ये सब कैसे मालूम है, और मुझ पर शक करने लगेगी। आदित्य को चुप देखकर लेखा ने फिर पूछा, सर मेरी बातों का जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? मेरे हिसाब से उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिसके कारण ऐसा कदम उठाया होगा। जिसकी इतनी बड़ी मजबूरी है उसे तो प्यार करना ही नहीं चाहिए था। उनको क्या पता कि उनके एक गलत निर्णय के कारण मेरी माँ को क्या क्या सहना पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या सहा, लोग कैसे-कैसे ताने देते थे मुझे, मेरी माँ को, मेरे नाना-नानी को। नानी तो उसी डिप्रेशन में दुनिया छोड़कर चले गए। बहुत प्यार करते थे नाना मुझसे। मर्दों को तो समाज कुछ नहीं कहता, अंगुलियाँ तो लड़कियों पर उठती है। सब कुछ करने के बाद तो मर्द समाज में सीना तान के फिर ऊंचा करके जी लेता है, मगर औरत क्या करे, समाज तो उसकी हालत बुरी कर देता है। भावावेग में रेखा का चेहरा लाल हो उठा। हो सकता है सचमुच वो इंसान आपकी माँ से प्यार करता था, मगर सामाजिक प्रेशर, उसके माता पिता के प्रेशर के कारण झुक गया हो। उस समय उसकी उम्र अधिक तो नहीं रही होगी, इसीलिए साहस नहीं कर पाया हो। ये बात तो उसे प्यार करते समय समझना चाहिए था। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो साहस तो करना ही चाहिए था। हो सकता है उसकी बैकबोन ही कमजोर थी, इसीलिए वो धोखेबाज इंसान झुक गया अपने माता पिता के सामने। या फिर हो सकता है ऐशो आराम की जिंदगी नहीं छोड़ना चाहता था। ऐसे इंसान को प्यार करने का कोई हक नहीं है। गुस्से में लेखा का चेहरा तमतमा उठा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी माँ से अलग होकर वो इंसान बहुत पछता रहा है, अभी भी अकेला है, आज भी आपकी माँ को अपनाना चाहता है, अपनी बेटी को पिता का नाम देना चाहता है। मुझे सचमुच कुछ पता नहीं है, बस मैं अंदाजा लगा रहा हूँ।
आपके मन में ऐसी बात क्यों आई? आप उन्हें जानते हैं क्या? आपका दोस्त है क्या? आपसे बातें हुई है क्या? अगर आप जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं जाकर खुद ही मिलूंगी और पूछूंगी। सवालों की झड़ी लगा दी लेखा ने। नहीं, मैं जानता नहीं, ना ही दोस्ती। मुझे लग रहा है एक इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है, अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकता है और प्यार करके एक लड़की को इस तरह धोखा कैसे दे सकता है। जरूर पछता रहा होगा, वो सुखी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ ने बताया। उसने दूसरी शादी कर ली, परंतु दूसरी शादी भी सक्सेस नहीं हुई। उसी शादी से एक बेटा भी है। एक बात अच्छी हुई उसके साथ, जैसे को तैसा मिला है। भड़ास निकालकर रेखा को थोड़ा सुकून महसूस हुआ तो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। कौन सी बात अच्छी हुई? मम्मा ने बताया दूसरी पत्नी ने तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली। वो धोखेबाज इंसान बस देखता रह गया। मिला ना जैसे को तैसा, परंतु उस लेडी को मेरी माँ जानती है। उनका नाम है उर्वशी कपूर। मेरी माँ उनकी कंपनी में ही नौकरी करती है। लेखा की बात सुनकर आदित्य फिर सोच में पड़ गया। इसका अर्थ है जूही ने सब कुछ बता दिया लेखा को, मगर मेरा नाम नहीं बताया क्या? ऐसा तो नहीं कि लेखा जानबूझकर अनजान बन रही है? उसके मन में क्या चल रहा है, क्या करना चाहती है? ऐसा तो नहीं इसीलिए मेरी कंपनी में जॉब करना चाहती है, मौका देकर मुझे सबके सामने बेइज्जत करना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसी लड़की लग तो नहीं रही। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? आप किस सोच में पड़ गए सर? मेरी बातों का सामने फिर जवाब नहीं दिया। लेखा को आज मौका मिला, वो भला चुप क्यों रहेगी? लेखा की बात सुनकर आदित्य को होश आया तो उसने मुस्कुराते हुए देखा। मैंने कहा था ना, जरूर वो आदमी अकेला और अकेला रहकर पछता रहा है। तुमने कहा उसने दूसरी शादी की और दूसरी शादी भी सफल नहीं हुई। एक बेटा जरूर है, मगर जीवन में वो अकेला रह गया। उसे अपनी किए की सजा मिल गई। तुम अपनी माँ से उस इंसान का नाम पूछकर मुझे बताना। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं उससे तुम्हें मिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। हो सकता है वो सच्चा प्यार करता था तुम्हारी माँ से और अभी भी उसके मन में प्यार है और दोबारा उसे अपनाना चाहता है। कहते कहते आदित्य थोड़ा सा भावुक हो उठा। समझते ही अपनी भावना पर अंकुश लगाई। बहुत देर हो चुकी है सर, हम दोनों दुनिया की तमाम मुसीबतों से निकलकर यहाँ तक आ गए हैं। एक दूसरे का सहारा है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वैसे भी उसका एक बेटा भी है। हो सकता है उसका बेटा ये पसंद ना करे कि मेरी माँ से वो दोबारा शादी करे और मुझे अपनाए। ये भी तो हो सकता है उसका बेटा बड़ा हो गया और अपने पिता के बारे में सब कुछ जानता है। वो खुद ही चाहता है कि पिता उस लड़की से शादी कर ले जिसने उसको धोखा दिया। हो सकता है बेटी को अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छे संस्कार मिले हैं। हम हमेशा क्यों बुरी बातें सोचे, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आदित्य चोपड़ा की बातें सुनकर लेखा सोचने लगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें अब कर रहे हो मिस्टर आदित्य चोपड़ा? सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, तब ये बातें कहाँ चली गई थी जब तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया था? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इतने बुरे कर्म करके अब तुम साधु संत बनना चाहते हो, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक एक दिन का हिसाब चुकता करूंगी, तभी तो आई हूँ तुम्हारी कंपनी में। अब आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे इतनी सीधी सादी मत सोचो। मैं मेरी मम्मा के साथ हुए अन्याय का एक एक हिसाब लूंगी। लेखा, आप क्या सोच रहे हो? मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। आदित्य की बात सुनकर लेखा अचानक बोल पड़ी। जी सर, आपने सही कहा। नकारात्मक सोच क्यों रखे हम? हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और कुछ पूछेंगे क्या आप? सवाल तो आप पूछ रही थी तो मैं जवाब दे रहा था। अब कोई सवाल नहीं करना मुझे। ठीक है, फिर आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। आप सेलेक्टेड है। कब ज्वाइन करना चाहती है सर? आप जब कहेंगे। आज फ्राइडे, आप नेक्स्ट मंडे कंपनी ज्वाइन कर सकती है। आने के बाद आपकी जगह बता देंगे। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके। ये देखकर और भी अच्छा लगा कि आप बहुत टैलेंटेड है। मुझे कैसा जैसा कैंडिडेट चाहिए था बिल्कुल वैसी फिट बैठती है। माय प्लेजर सर, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, थैंक यू सर। कंपनी में भी आपको सब सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच सर। यू ऑलवेज वेलकम, मुस्कुराकर आदित्य ने कहा तो लेखा ने न चाहते हुए भी मजबूरी वैसे एक मुस्कान बिखेर दी और मन ही मन सोचने लगी, मुझे यही कंपनी ज्वाइन करना है। कंपनी में रहकर अपना उद्देश्य पूरा करना है। तुम्हारे नाक के नीचे रहकर पल पल एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम कितने बड़े धोखेबाज इंसान हो। जिस बेटी को तुमने जन्म लेने से पहले ही कांटों भरे रास्ते पर छोड़ दिया था, आज वही बेटी तुमसे तुम्हारे किए एक एक बुरे कर्म का हिसाब मांगने आई है। आदित्य चोपड़ा, तुम्हारे सामने खड़ी होकर मैं तुमसे आंखें मिलाकर सवाल करूंगी। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सोचते सोचते लेखा कमरे से बाहर निकल आई। आदित्य लेखा को जाते हुए एकटक निहार रहा था और पहली बार उसे देखकर एक सुखद शांति का अनुभव कर रहा था। जूही अपनी बेटी लेखा को लेकर घर की ओर चल पड़ी। कार में जूही ने बहुत बातें नहीं की क्योंकि वो कार ड्राइव कर रही है और ट्रैफिक बहुत है। लेखा के मन में उन्हीं बातों का बवंडर उठ रहा है जो आज दिन भर आदित्य चोपड़ा के सामने बैठकर हुई है।
उसका मन तो कभी आदित्य चोपड़ा को पिता के रूप में मानने लगता है तो कभी बगावत कर उठता है। नहीं नहीं, ऐसे इंसान मेरे पिता नहीं हो सकते। हो सकता है उनमें बदलाव आया है, मगर ये बदलाव हमारे किस काम का है? अब तो हम अपनी कोशिशों के बल पर एक सम्मानीय स्थान पा चुके हैं। इसके लिए हमने त्याग भी बहुत किए हैं और समाज की यातनाएं भी बहुत सही है। अब आदित्य चोपड़ा मुझे पिता का नाम दे या ना दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मम्मा के लिए एक बार जरूर सोचती हूँ, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने अकेले बिता दिया। मेरी कोशिश है अगर जीवन संध्या में उनको अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए, समाज में सिर ऊंचा करके जी सके, तो मम्मा के लिए मेरा ये एक कीमती गिफ्ट होगा। सबसे पहले तो मुझे मम्मा से पूछना पड़ेगा कि वो आदित्य चोपड़ा से कानूनन शादी करने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर मम्मा तैयार हो जाती है तो मैं सबसे पहले जीवन में इस रिश्ते को एक सामाजिक रिश्ते के रूप में अंजाम देने का प्रयास अवश्य करूंगी। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी ज्वाइन करने का मेरा यह भी तो एक कारण है, परंतु इसके लिए मुझे सबसे पहले आदित्य चोपड़ा से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। उसके पश्चात ही मैं आगे कदम उठाऊंगी। हमने जितने आंसू बहाए हैं उन एक एक आंसू का हिसाब मुझे आदित्य चोपड़ा से लेना। वही आंसू मैं उनकी आंखों में देखना चाहती हूँ, तभी मेरा मन संतुष्ट होगा। चाहे कोई मेरा गलत कदम समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य चोपड़ा को आंसुओं का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। जूही ने गाड़ी में अचानक ब्रेक मार दी, क्योंकि वो मकान के सामने खड़ी थी। झटका लगते ही लेखा की तंद्रा टूटी। वो अचानक बोल पड़ी, क्या हुआ मम्मा, गाड़ी में ब्रेक क्यों मार दी? सामने कोई गाड़ी तो नहीं है? लेखा बेटा, दिन में गाड़ी में बैठकर सपना देख रही हो क्या? देखो आंखें घुमाकर, हमारा मकान आ गया। तुम यहीं उतर जाओ, घर चली जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। अंजलि से कहना मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाए, तुम लोगों के लिए चाय। कॉफी की बड़ी तलब हो रही है, तुम भी थक गई होगी। फ्रेश होकर बैठकर चाय पीते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई सुनते हैं। सुबह से मेरा मन बेचैन है। हाँ मम्मा, आप गाड़ी पार्क करके आओ, मैं जाती हूँ अंदर और अंजलि मौसी को आपकी बातें बता देती हूँ। जूही की माँ प्रतिभा, जूही और लेखा तीनों के हाथों में चाय की कप थी। धीरे धीरे चाय में चुस्की ले रहे थे, मगर तीनों खामोश थे। लेखा अभी तक वही सब बातें सोचे जा रही थी जो बातें आदित्य चोपड़ा से उसकी हुई है। जूही सोच रही थी कि लेखा से बातें शुरू कैसे करे। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रतिभा ने ही चुप्पी तोड़ी और पूछा, लेखा तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? सिलेक्शन तो हो जाएगा ना? लेखा ने अनमना होकर जवाब दिया, हो तो जाना चाहिए नानी, परंतु मेरे हाथ में सब कुछ तो नहीं है। इंटरव्यू तो ठीक ही रहा, ज्यादातर समय तो पर्सनल बातें ही होती रही, जॉब से रिलेटेड बातें तो कम ही हुई है। लेखा की बात सुनकर जूही को मौका मिल गया। उसने झट से पूछा, पर्सनल बातें क्या होती रही? इंटरव्यू में पर्सनल बातें कहाँ होती है? इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे? सबके सामने पर्सनल बातें कैसे हो सकती है? बाप रे मम्मा, एक साथ इतने सारे सवाल, पता नहीं सवालों का गुलदस्ता लेकर आप कब से बैठी हो। बताती हूँ, एक एक करके बताती हूँ, थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा लेखा ने। जल्दी से बता बेटा, मैं इम्पेशेंस हो रही हूँ। लोगों के सामने तूने पर्सनल बातें तो नहीं कह दी? मम्मा, मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि लोगों के सामने अपनी लाइफ के सारे राज खोल दूँ। वहाँ पर केवल मैं और मिस्टर आदित्य चोपड़ा ही थे। मेरे ख्याल से उनको जैसे ही पता लगा कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आऊंगी, उन्होंने सबको बाहर कर दिया। वैसे भी सबसे आखिरी में रखा मेरा इंटरव्यू, ताकि अकेले बात कर सके। क्या बातें हुई, जल्दी से बता, अधीरता से पूछा जूही ने। ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई। जो भी बातें मैंने इनडायरेक्टली की, उनको मैंने समझने ही नहीं दिया कि मुझे ये पता है कि आदित्य चोपड़ा कौन है। मुझे पता चल गया था कि उनको पता है मैं कौन हूँ, क्योंकि मदर्स नेम में आपका नाम लिखा था। उससे स्पष्ट हो जाता है कि जूही ओबरॉय की बेटी हूँ मैं, और जूही ओबरॉय कौन है ये आदित्य चोपड़ा को अच्छे से पता है। फिर उसने क्या पूछा, आपको पता है आपका फादर कौन है? अगर फादर मिल जाए तो क्या क्या सवाल पूछेंगी? इंडिया से एमबीए क्यों किया, बाहर से क्यों नहीं किया? आजकल के बच्चे तो बाहर चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आदि आदि। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरे फादर मिल जाए तो मैं कई सवाल करूंगी। पहला सवाल तो यह है कि मेरी माँ के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्यार करके धोखा क्यों दिया? मैंने क्या गलती की? वो एक धोखेबाज इंसान है, मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। तुमने इतना कुछ कह दिया, उसे पता तो नहीं चला कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर कौन है? नहीं मम्मा, मैंने भी बहुत चतुराई से घुमा फिरा कर बातें की। मन ही मन कई सवाल उठ रहे होंगे, मगर यह स्पष्ट नहीं पता कि मुझे अपने फादर के बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा मेरी मम्मा ने मुझे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया, मगर पापा का नाम नहीं बताया। एजुकेशन के बारे में क्या बताया? यही कि मम्मा ने मुझे बाहर नहीं भेजा क्योंकि वो अकेली, और मैं भी नहीं जाना चाहती थी उनको अकेली छोड़कर। मन में इच्छा थी, मगर सारी इच्छाएं पूरी तो नहीं होती। फिर उन्होंने कहा जॉब लगने के बाद तुम अमेरिका से फाइनेंस में एमबीए करना चाहोगी क्या? अगर चाहोगी तो कंपनी भेज सकती है। ये इन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उनको पता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा इच्छा तो है, अगर मम्मी परमिशन देगी तो मैं जा भी सकती हूँ। 1 ही साल की तो बात है। ऐसा हुआ तो आप मुझे जाने दोगी क्या? कंपनी की ओर से मौका मिले तो कौन छोड़ना चाहेगा?
एक बार मैं भी जाती हूँ अमेरिका, क्योंकि अभी तो निर्भय भी अमेरिका में ही MBA कर रहा है। पहले तुम्हारी जॉब तो लग जाए, फिर सोचेंगे उस बारे में। जॉब तो पक्की हो गई, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया है। जॉब पक्की है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज देना चाहती थी क्या? हम कब से परेशान हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों दिया है? अप्लाई तो किया था मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर के लिए। उन्होंने पूछा था तुम्हें किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने बताया कि मुझे सभी सब्जेक्ट में फाइनेंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया और कहा तुम फाइनेंस मैनेजर को असिस्ट करना और वहीं पर बैठना। अगले मंडे से ज्वाइन करने के लिए कहा है। आज फ्राइडे है, बीच में 2 दिन की छुट्टियां हैं। अब की बार नानी प्रतिभा ने सुनकर जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ लेखा बेटा, तुम्हें जॉब मिल गई, अच्छी कंपनी में मिल गई। अब तो तू तेरे पापा के साथ रहकर काम करेगी। कौन पापा? कैसा पापा? मुझे किसी पापा की दया नहीं चाहिए। मैंने तो कंपनी इसलिए ज्वाइन की ताकि आदित्य चोपड़ा को मैं बता सकूं कि जिंदगी केवल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, उसमें और भी बहुत से रंग है। उसके दिए हुए दुख को हमने खुशी में बदल दी, परंतु जो आंसू हमने बहाए हैं उन आंसुओं का हिसाब उनको देना पड़ेगा। लेखा बेटा, इतना कठोर नहीं बनते। आजकल आदित्य बिल्कुल बदल गया है। इतना कुछ होने के बाद अगर बदल भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा। मैंने जो सोचा वो मैं करके रहूंगी। आप मुझे रोकोगी नहीं। आपको जैसा व्यवहार करना है करो, लेकिन मैं उनके खून के आंसू रुलाऊंगी तभी तो वो कंपनी ज्वाइन की है मैंने। फिर तुम अमेरिका जाने की बात क्यों कर रही हो? सब हिसाब चुक जाने के बाद मौका मिलेगा तो जाऊंगी, यही सोचा। अभी कुछ पक्का तो नहीं है, पहले कंपनी ज्वाइन करने दो। परी बेटा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार मत करना। आदित्य को सबके सामने अपमानित मत करना। जो भी कहना हो अकेले में कहना, भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, परंतु अकेले में। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत मत करना, क्योंकि आजकल वो हर समय हमारे साथ हमारी हर मुसीबत में खड़ा मिलता है। नहीं तो आज के जमाने में कौन किसको सहारा देता है, कौन किसके लिए सोचता है। वैसे भी हम तीनों माँ बेटियां ही हैं और हमारा कौन। आदित्य भी अपनी किए पर बहुत दुखी रहता है, गिल्टी फील करता है। क्यों मम्मा? उर्वशी आंटी तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो तो हमेशा आपके साथ ही खड़ी रहती है। उर्वशी आजकल अपने बिजनेस और अपनी बेटी को लेकर बहुत व्यस्त रहती है, उसके पास समय नहीं है देने के लिए। फिर उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है। जितना मेरे लिए उसने किया और करती है वही मेरे लिए बहुत है। किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बस एक बात सोच कर देखो, हम भी किसी के लिए क्या कर पाते हैं। सबकी जगह पर अपने आप को रखकर हर बार सोचना तो तुम्हें जल्दी ही अपने प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। जूही ने लेखा को समझाया। मम्मा, मुझे इतनी बात तो समझ में आती है कि मिस्टर आदित्य चोपड़ा एक कंपनी के मालिक है और मैं उनके अंडर ही काम करने जा रही हूँ, तो उनकी इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। जो भी कहना है मैं अकेले में ही कहूँगी। वैसे भी पर्सनल बातें दूसरों के सामने मैं क्यों करने लगी? मुझे भी तो अपनी इज्जत का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मामला मेरा और मिस्टर आदित्य चोपड़ा का है। मुझे अपने हिसाब से टिकल करने दो। आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा कोई स्टेप नहीं लूंगी जिससे आपकी इज्जत को कोई आँच आए। मुझ पर भरोसा रखो मम्मा। लेखा ने मुस्कुराकर मम्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए उनको हिम्मत दी। अच्छा, तुम पर भरोसा करके मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया। अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी। तुम खुद ही आकर मुझे सारी बातें बताना। जूही ने मुस्कुराकर लेखा की ओर देखा तो लेखा ने प्यार से मम्मा के कंधे पर अपना सर रख दिया और आंखें बंद कर ली। लेखा बंद करके ये अपने मन में प्रश्न और उथल पुथल मचा रहा था। मम्मा, एक बात बताओ, आप भी अभी भी आदित्य चोपड़ा से प्यार करती हो ना? अचानक लेखा का ये प्रश्न सुनकर जूही असहज हो गई। लेखा को क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा। जूही सोच की दुनिया में विचरण करने लगी। लेखा क्यों ये प्रश्न पूछ रही है? आजकल आदित्य मुझे हेल्प करता है, मैं उसकी तारीफ करती हूँ, इसीलिए तो उसके मन में ऐसा सवाल पैदा नहीं हुआ। मम्मा को चुप देखकर लेखा ने फिर पूछा, क्या हुआ मम्मा, आप चुप क्यों हो? मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अगर भला करता है तो भलाई का जवाब भी भलाई से देना चाहिए। जब मैंने उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया तो भलाई का जवाब बुराई से क्यों दूं? आपकी बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कोई बात है जो मुझसे आप छुपा रही हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मा, मुझे अपनी दोस्त समझकर मन की बातें शेयर कर सकती हो। आप मिस्टर आदित्य से अभी भी प्यार करती हो, तभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। शरारती निगाहों से लेखा ने जूही की आंखों में देखा तो जूही ने शर्मा कर आंखें झुका ली। चल हट पगली, मन में जो भी आता है वही कह देती है। आपकी आंखों की शर्म बता रही है, कुछ तो सच्चाई है मेरी बातों में। बताओ ना मम्मा, एक बार मुझसे शेयर करके तो देखो आपकी लेखा क्या करती है। क्या करना चाहती हो तुम? पहले बताओ ना, फिर मैं देखना क्या करती हूँ। लेखा, तुम आदित्य से कुछ न कहना मेरे बारे में। मेरी अब किसी को चाहने की और प्यार करने की उम्र नहीं है। तुम्हारा भविष्य लेकर मुझे चिंता है। तुम्हारी ज़िंदगी सेटल करनी है, न कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। पहले आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाए, फिर मेरी भी हो जाएगी। चिंता क्यों करती हो? मैं आपको और नानी को अकेली छोड़कर चली गई तो कैसे रहोगी?
हम दोनों मिलकर रह लेंगे, हमारी इतनी चिंता करने की अभी ज़रूरत नहीं है। पहले तुम अपनी जॉब ज्वाइन कर लो, फिर समय के साथ जो होगा देखा जाएगा। बहुत देर हो गई। लेखा अंजलि को बता दूँ डिनर में क्या क्या बनाना है, तुम खाओगी? मेरे लिए लाइट कुछ बनाने के लिए कह देती हूँ अंजलि को। नानी तो खिचड़ी और दही खाना चाहती है, तुम खा लोगी क्या? हाँ हाँ मम्मा, बेस्ट है, मैं भी वही खा लूँगी। फिर तो हम तीनों ही खा लेंगे। मैं जा रही हूँ किचन में। तुम क्या करोगी अभी? मैं थोड़ा देर आराम करना चाहती हूँ मम्मा, दिन भर बैठे बैठे मेरी कमर दुख रही है। जूही उठकर किचन की ओर चली गई और प्रतिभा ड्राइंग रूम में टीवी देखने लग गई। लेखा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटकर लेखा ने आंखें बंद कर ली। एक झपकी लेना चाहती थी मगर मन में वही बातें बार बार घूम रही है जितनी बातें आदित्य चोपड़ा से हुई है। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें की मगर बहुत ही शांति से सभी बातों का जवाब दिया आदित्य चोपड़ा ने, क्योंकि उन्हें पता है मैं उनकी बेटी हूँ। कहीं उनको ये पता तो नहीं चल गया कि मुझे उनके बारे में पता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा होने नहीं दिया। जहाँ तक मुझे मालूम है उनको पता नहीं है मेरे मन की बात। मगर चेहरे का क्या, मेरा चेहरा तो काफ़ी कुछ उनके जैसा है। इस बात से तो साबित हो सकता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। उनको तो पता ही मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे नाम के साथ मम्मा का नाम तो जुड़ा हुआ था। जाने दो, अभी से इतना सोचकर क्या होगा। थक कर आंखें बंद कर ली लेखा ने लेटकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बिना कुछ सोचे यूं ही लेटे रहना चाहती थी ताकि दिमाग से दिन भर की थकान निकल जाए। कई बार बातें करते करते भी इंसान का दिमाग थक जाता है। इस वक्त वो बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं चाहती थी। चुपचाप लेटे रहने से थोड़ी सी झपकी सी आ गई उसे, परंतु अभी मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। मोबाइल स्विच ऑफ करना या साइलेंट करना भूल गई लेखा। अपने आराम में बाधा उत्पन्न हुआ। अचानक उसके चेहरे पर एक परेशानी से झलक उठी। कौन है? इस वक्त फोन करने की क्या जरूरत? थोड़ी देर आराम भी करने नहीं देते लोग। पता नहीं किसका रॉन्ग कॉल आया होगा। रहने दो, मैं नहीं उठाती फोन। फिर उसने आंखें बंद कर ली। रिंगटोन बजकर थोड़ी देर के बाद बंद हो गई, लेकिन उसने मोबाइल उठाकर देखा और मोबाइल उठाते ही फिर रिंगटोन बजने लगी। उसने देखा सूर्यांश का फोन। अब तो फोन उठाना ही पड़ेगा। महाशय को इसी समय फोन करना था क्या? पता नहीं क्या क्या सवाल करेंगे। बहुत बेसब्री हो रही होगी। इंटरव्यू में क्या पूछा, नौकरी लगी कि नहीं, आदि आदि पूछेगा। हाँ बोलो सूर्यांश। तुम घर पहुंच गई? लेखा बहुत पहले ही पहुंच गई, मम्मा लेने आई थी इसीलिए जल्दी पहुंच गई। अभी क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अभी तो मैं थोड़ी देर लेटी ही थी आराम करने के लिए। डिस्टर्ब तो किया? बोलो क्या कहना है। तुम कहाँ पर हो? ऑफिस से घर जाने ही वाला था, सोचा पहले तुमसे बात करता जाऊं। क्यों, घर में बात करने में कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। घर में जाते ही मम्मा चाय कॉफी लेकर बैठ जाएगी, फिर डिनर के लिए बुलावा आएगा। मुझे तो सुबह से ही बहुत बेसब्री हो रही थी सब कुछ जानने की। मैंने सोचा तुम अब तक घर पहुंच गए इसीलिए अभी फ़ोन किया। अगर तुम्हें परेशानी हो तो बाद में फ़ोन करता हूँ। कहा ना कोई परेशानी नहीं है। तुम बोलो क्या पूछना चाहते हो? कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक ही रहा। ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक ही रहा, अच्छा नहीं हुआ क्या? इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे? मिस्टर आदित्य चोपड़ा तो कंपनी का मालिक, उनके साथ उनके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी तो होंगे। थे 4-5 लोग, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू का टाइम आया तो सब लोग चले गए, केवल आदित्य चोपड़ा ही थे। उसने मेरा नाम और मेरी मॉम का नाम देख लिया होगा, इसीलिए अकेले में बात करना चाहता था। देखा, आदित्य चोपड़ा तो फादर के साथ साथ अब तुम्हारे बॉस भी, इसीलिए रिस्पेक्ट करके बात करनी चाहिए। ज़्यादा मत सिखाओ सूर्यांश। जब मन में रिस्पेक्ट आएगा तो रिस्पेक्ट से बात करूंगी। इस वक्त इतना रिस्पेक्ट नहीं है मन में। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि क्या क्या बातें हुई? बहुत सी बातें, क्या क्या बताऊं? जो तुम बताना ठीक समझो, मैं कोई प्रेशर नहीं दे रहा। अरे तुम तो नाराज हो गए, बहुत सी बातें हुई, बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैंने कहा। तुम तो बुरा मान गए। अच्छा इतना बताओ, उनको पता चल गया कि तुमने उन्हें पहचान लिया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। थोड़ा बहुत शक हुआ भी होगा परंतु 100% श्योर नहीं होगा। गहरी सोच में पड़ गया होगा। मुझे तो मजा आ रहा है, सोचने दो उसे। तुम बहुत खुश लग रहे हो, आखिर हुआ क्या? कुछ पता चला या बाद में पता चलेगा? फिर किस किस बारे में पूछ रहे हो? यही कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया कि नहीं, होगा कि नहीं। डोंट वरी सूर्यांश, आई एम सेलेक्टेड। मंडे से मुझे ऑफिस बुलाया, मंडे से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया है। ये हुई ना बात। अब तक तुमने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। बड़ी छुपी रुस्तम हो, उधर की बातें करके मजे ले रहे हो परंतु असली बात बताई नहीं। मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों? पोस्ट तो सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर का था ना। जो भी हो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एक ट्रीट तो बनता है। कब दे रही हो ट्रीट? सूर्यांश खुशी से सराबोर था। मेरा इंटरेस्ट पूछा था तो मैंने बताया कि फाइनेंस में मुझे इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे फाइनेंस मैनेजर को असिस्ट करने के लिए कहा। जो कहा है कर लेते, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। रही बात ट्रीट की तो तुम बताओ कब चाहिए तुम्हें ट्रीट?
दोनों मिलकर कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, 2 कप कॉफ़ी पिएंगे। संडे को चलते हैं, संडे में ऑफिस नहीं जाना होता है, इसलिए संडे ठीक रहेगा। कहाँ चलना? वही एमबीएस मॉल में चलते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, फिर कॉफ़ी पिएंगे, फिर एक थिएटर में मूवी देखेंगे। पूरा दिन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बहुत समय हो गया तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं गए। तुम तो बिल्कुल मना कर देती हो आजकल, बहुत सीरियस हो गई हो लाइफ को लेकर। होना पड़ता है सूर्यांश, तुम भी थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब हम लोगों में बचपना नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ चला गया, अब ज़िम्मेदारी लेने का समय आ गया, इसीलिए थोड़ा-सा सीरियस तो होना ही चाहिए। मुझे तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम करना है, इसीलिए सीरियसनेस की ज़रूरत है। तुम्हारे कहने से पहले ही हो गया मैं सीरियस। मैं अब की बार सीरियसली मॉम डैड को सब स्पष्ट कह दिया। मॉम डैड की बात पर एक बात याद आ गई, सूर्यांश हम दोनों इस तरह घूमेंगे, ये तुम्हारे मॉम डैड को पता चल गया तो कहीं उन लोगों को मुझे लेकर फिर गलतफहमी ना हो जाए, वो मुझे गलत ना समझने लगे, मुझे और मेरी माँ को लेकर अपमानजनक बातें ना करें। एक तो वैसे ही हम समाज की नज़रों में चुभते, मैं नहीं चाहती मुझे लेकर तुम्हारे मॉम डैड ऐसी वैसी कोई बात करे। मैं अब हर कदम फूँक फूँक कर रखना चाहती हूँ। वैसे भी कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूँक फूँक कर पीता है। कहते कहते लेखा थोड़ी उदास हो गई। तुम रो क्यों रही हो लेखा? तुम्हारी आवाज़ में भारीपना नहीं सूरज, आंसू बहुत कीमती होते हैं, उसे हर समय बहाना नहीं चाहिए। मैं मॉम की बात सोचकर सीरियस हो गई थी थोड़ी। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, कभी-कभी उनको लेकर बहुत चिंता होती है, दुःख भी होता है। मैं नहीं सोचूँगा तो उनके बारे में कौन सोचेगा? इसीलिए मुझे भी अब कुछ करना है। देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, समय कितना साथ देता है। ठीक है सूर्यांश, अब मैं थोड़ी देर एक झपकी लेना चाहती हूँ, थक गई हूँ। बाकी बातें बाद में करेंगे मिलकर। वैसे मुझे अपनी मम्मा से परमिशन लेना है, अगर वो परमिशन देती है तो मैं ही जाऊँगा। आऊँगी मॉल घूमने, अदरवाइज़ कब क्या करना बता नहीं सकती। ठीक है फिर, तुम थोड़ी देर आराम करो, चिंता मत करो। मम्मा से पूछ कर ही आना, परमिशन नहीं देती तो कोई बात नहीं, उनका नंबर भी है मेरे पास, मैं कभी उनसे पूछ लूँगा। गुड नाइट, अब मैं रखता हूँ, टेक केयर। ओके गुड नाइट। फ़ोन बंद करके लेखा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे तुरंत नींद आ गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।